हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर जनरल पेपर पार्ट 8 त्यागपत्र हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। बुआ ने अपनी अंगीठी की तरफ देखते हुए कहा, सुनते हो, इनसे कह दो कि ये जाएं। यहाँ क्यों आए हैं? व्यक्ति और भी आश्चर्य से ऊपर से नीचे तक मुझे देखता हुआ खड़ा रह गया। उसमें ख्याल हुआ कि यहाँ आते वक्त इतना भी मुझे क्यों नहीं सूझा कि टोप, पतलून और टाई न पहन कर चलूँ। उस समय अपने बदन पर के ये कपड़े मुझे बहुत ही कष्टकर हुए। वह व्यक्ति सामा मुझे देखता रहा और कुछ भी नहीं बोल सका। मैंने कहा, बुआ मैं सचमुच जाऊँ? वह चुप रही, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा, लो तो मैं जाता हूँ, लेकिन कल से मुझको कुछ भी खाने को नहीं मिला है और मुझे भूख लग रही है। यह सच्ची बात है। यह कहकर मैं मुड़कर चलने को हो गया। बुआ ने बिना किसी ओर देखे कहा, सुनते नहीं हो? खड़े क्या हो, जाकर 4 पैसे का दही ले आओ और सुनो, बुरा भी लाना, मतलब चीनी है। वह व्यक्ति इस पर बिना कुछ देर लगाए कोठरी के बाहर चला गया। मैंने तब बूट के तस्मे खोले और उन एक तरफ चीन कर रखे हुए कपड़ों के ऊपर बेतकल्लुफी से जा बैठा। अब मैं बुआ के बिल्कुल सामने था। मैंने कहा, बुआ तुम सच जाना, मैं कल का भूखा हूँ। बुआ ने अब आँख उठाकर मेरी ओर देखा। उन आँखों में क्या था? बोली, आप यहाँ खाएंगे? मैंने कहा, मैं आप ही सही, लेकिन मैं भूखा हूँ, नहीं कैसे खाऊंगा। बुआ नीचे देखने लगी। उन्होंने अंगीठी पर से तवा उतारा और वे तवे की रोटी को अंगीठी की आंच पर सेकने लगी। रोटी फूल आई, उसके इधर उधर करके सेकती रही, बोली नहीं। रोटी सेक कर अलग रख दी। उसके बाद तवा अंगीठी पर रख दिया और फिर मुझे मालूम हुआ कि उनकी आंखें हठात ऊपर उठती नहीं है। मेरा जी इस पर बेहद त्रस्त था। चाहता था कि उन्हें जतला दूँ कि मैं प्रमोद हूँ। प्रमोद, बुआ सुनो तो, देखो तो, मैं वही प्रमोद हूँ और तुम भी तो बुआ वही की वही बुआ हो, क्या नहीं? मैंने कहा, बुआ। उन्होंने सुन लिया। मैंने कहा, बुआ जी तो चले गए, बुआ बाबूजी तो चले गए, बुआ मन में तुम्हारी याद लेकर गए। बताओ मेरा अब कौन है? एक माँ है, दूसरी तुम। बुआ निस्तब्ध भाव से बैठी रही, कुछ भी नहीं बोली। मेरे मन में हुआ कि मैं खुलकर सामने बीत जाऊं, कि बुआ कुछ कहे तो क्यों ये मुझे सजा देती हो। मैंने कहा, मैं बीए में पढ़ रहा हूँ, बुआ, अभी यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ। मैं माँ ब्याह की बात कर रही है, सुनती हो ना? माँ इसी साल ब्याह करना चाहती है, पर मैं नहीं चाहता। बीए पास नहीं करता तब तक मैं कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं सोचना चाहता। ठीक है, क्यों बुआ? तुम मत बोलो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अभी मैं ब्याह नहीं करने का। पर वहाँ अम्मा से कोई भी मेरी तरफ की बात कहने वाला नहीं है। वह मुझे दबा देती हैं। बुआ मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई तो सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें ही दोष दूंगा। मैं और कुछ नहीं जानता। मैंने देखा कि बुआ के हाथ बेलन पर शिथिल निष्क्रिय पड़ गए हैं और तवे की रोटी फूलकर अब जलने की चेतावनी दे रही है। इतने में द्वार पर आहट आई। वह मानो जो चौंक कर सावधान हुई और चकले पर पड़ी हुई रोटी यथाविधि बेलने लगी। उसी समय उस व्यक्ति ने आकर दही और बुआ के पास ला रखा। बुआ ने कहा, अभी दुकान पर बैठो, सुना, खाने के लिए थोड़ी देर में आना। व्यक्ति सुनकर मुझे देखता हुआ बाहर चला गया। बुआ ने उस समय आंख उठाकर मुझे देखा, कहा, लो आओ। मैंने कहा, पहले बना लो, तब तुम्हारे साथ खाऊंगा। बुआ ने कहा, नहीं तुम बैठो। मैंने कहा, मेरे साथ नहीं खाओगी? नहीं, कब खाओगी? पीछे खाऊंगी। मैंने कहा, पीछे कब खाओगी? अभी न खाओ, उनको खिलाकर खाऊंगी। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप उठा, मुझे खोले कोट उतार कर बांस पर टांग दिया। थाली लेकर छड़ी कर सोचता रह गया, कहाँ कैसे बैठूं? वहाँ से एक दरी ले लो ना और यहाँ पास डालकर बैठ जाओ। मैंने दरी ली और जहाँ बताया गया था बिछाकर बैठ गया। खाते समय बुआ ने पूछा, माँ अच्छी है, यहाँ कहाँ ठहरे हो? स्टेशन पर वेटिंग रूम में सामान पड़ा है, कल ही आए? हाँ, कल ही आया। यहाँ की खबर किसने दी? लग गई। कब जाओगे? जब तुम चलोगी। सुनकर जैसे बिजली छू गई हो। चेहरा उनका एकदम फक हो पड़ा, जैसे लहू जम गया हो। निगाह नीचे डाल ली और वह कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप रहा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, चलोगी नहीं? बुआ ने इस बार मानो अत्यंत कठोर स्थिर भाव से मुझे देखते हुए पूछा, कहाँ? मैंने कहा, कहाँ? क्या घर? बुआ ने उसी भाव से मुझे देखते रहकर कहा, माँ ने कहा है। मैं तो कह रहा हूँ। यह सुनकर मानो उन्हें धीरज बंधा। उनके चेहरे का कठिन भाव कुछ कम हो आया। बोली, पहले शादी तो कर लो, तब घर बनेगा, और उस समय कहने आओगे तब मेरे सुनने का भी वक्त होगा। मैंने जोर से कहा, मेरा घर
मेरा घर मेरा नहीं है तो किसका है? वह धीर भाव से बिना उत्तर दिए मुझे देखती रही। मैंने पूछा, तो नहीं चलोगी? बुआ इस पर कुछ मुस्कुरा आई, बोली, तुम तो कहते थे बीए में पढ़ता हूँ, पर देखती हूँ तुमने अभी कुछ नहीं सीखा है। मैंने कहा कि नहीं सीखा तो नहीं सही, लेकिन मैं तुम्हें घर ले चलूँगा। बुआ ने कहा, अच्छा पहले खा तो लो, फिर जो हो करना। मैंने कहा, तुम्हें तुम्हें पता है मैं 20 बरस का अब हो रहा हूँ, बालिग हूँ, घर का मालिक, मैं मालिक हूँ, माँ है तो मेरी माँ है, मैं तुम्हें यहाँ कैसे रहने दूंगा? बुआ ने पूछा, तो तू जरूर ले चलेगा? जरूर ले चलूँगा। बुआ क्षणिक रुकी, फिर बोली, जरूर ले चलेगा? तो सुन, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जा सकती, तुम मुझको नहीं जानते हो, मैं पति के घर को छोड़कर आ गई हूँ। पति है पर दूसरे पुरुष के आश्रय रह रही हूँ, उसके साथ रह रही हूँ। तुम न जानो, मैं ये जानती हूँ। तुम अपनी आंखें ढक लो, लेकिन मुझसे अपना यह सारा पातक निगल जाने को नहीं कर सकते। फिर जिनका साथ लेकर पति को छोड़ आई हूँ, उनको मैं छोड़ दूँ? उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं त्यागा, उनकी करुणा पर मैं बची हूँ। मैं मर सकती थी, लेकिन मैं नहीं मरी। मरने को अधर्म जानकर ही मैं मरने से बच गई। किसके सहारे मैं उस मृत्यु के अधर्म से बची? जिनके सहारे मैं बची, उन्हीं को छोड़ देने की मुझसे बातें कहते हो? मैं नहीं छोड़ सकती, पापी नहीं हो सकती हूँ, पर उसके ऊपर क्या अकृतज्ञ भी बनूँ? नहीं। प्रभु, तुम सब लोग मुझे मरा हुआ क्यों नहीं मान लेते हो? क्यों मुझे तंग करते हो? मैं सुनता रह गया। इस तरह की बातें मैंने बुआ के मुख से कभी न सुनी थी। मालूम होता था ऐसा ही कोई भीतरी बल उनके इस जीवन को थाम भी रहा है, नहीं तो वह हर तरह अधमरी तो है ही। मैंने खाना खा लिया, बुआ भी खाना बना चुकी थी। उसी समय अपने गिनती के बर्तन धो माँज कर मुझसे उन्होंने कहा, सुनो, अभी तो नहीं जा रहे हो ना? अभी ही तो नहीं। तो एक काम करो, बाहर ही दुकान है, वहाँ से उन्हें खाने के लिए भेज दो। तुम इतने 5 मिनट वहाँ बैठना, फिर यहाँ आराम करके जाना, हो तो दोपहर बीते जाना। मैंने बाहर आकर उस व्यक्ति को खाना खाने जाने के लिए कह दिया, और स्वयं सोचने लगा कि इस कोयले की दुकान पर कहाँ बैठूं। एक टाट है जिस पर पिसा हुआ कोयला बिछा है, उस बिछावन पर मुझसे बैठा नहीं गया। मैं दुकान के आगे होकर टहलने लगा। विचित्र मोहल्ला था, वहाँ दिन शायद ही कभी होता हो। दिन में रात होती थी, और रात में क्या होता होगा पता नहीं। सटी सटी कोठरियाँ थी, वे कोठरियाँ ही दुकानें थी, और रात में वे ही ख्वाबगाह। किसी पर सस्ती विषायत की चीज़ें हैं, तो किसी पर बासी साग भाजी और चुचके फल रखे हैं। कहीं नाई है, कहीं हाथ की मशीन लिए दर्जी बैठा अमेरिकन तर्ज के कपड़े सी रहा है। यहाँ आसमान भी एक गली बन जाता है, और काल की गिनती रातों के हिसाब से होती है। मैं बीए का विद्यार्थी पेंट पर सिर्फ कमीज, और कमीज पर सिर्फ टाई लगाए उस दुकान के आगे टहलता हुआ बुआ की और उनके चारों ओर की इस परिस्थिति की विचित्रता पर बिना सोचे जाने क्या क्या न सोचता रहा। इतने में उस व्यक्ति ने आकर कहा कि वो आपको बुला रही हैं। मैं चलने लगा, तब एकाएक लगभग मुझे वहाँ बाँह से पकड़ कर रोकते हुए उसने कहा, 1 मिनट, बस 1 मिनट। यह कहकर मुझे वही छोड़ लपकते हुए वह आगे बढ़ गया। लौटा तो उसके हाथ में कागज में लिपटा एक पान था। उसे सामने करके कहा, लीजिए। मैंने चुपचाप पान ले लिया। सुरती? मैंने कहा, जी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। वह मुझे शायद संकुचित नहीं रखना चाहता था। उसने अपनी बंडी की जेब में हाथ डाला और वहाँ से एक डिबिया निकाल कर उसे खोलकर मेरे सामने पेश करते हुए कहा, बनारसी सुरती है बाबू। मैंने कहा, मैं? इतने रुपए शेरवाली है बाबू, खास बनारसी दुकान की। मुझे याद नहीं रहा कि ठीक कितने रुपए शेरवाली वह सुरती थी। जरूर वह सुरती अच्छी ही रही होगी। उसे इनकार करने की लाचारी पर मैं कुछ लज्जित हो आया। मैंने कहा, जी मैं। व्यक्ति ने सदैव भाव से मेरी असमर्थता पर हंस दिया। हे। मैं चला आया, आकर देखा कि कपड़ों का ढेर अपने स्थान से सरका दिया गया है, और नीचे गुदगुदा करने के लिए कई कपड़े डालकर और ऊपर एक नई सी सूजनी को ठीक ठाक बिछाने में बुआ लगी हुई है। मुझे आते देखकर कहा, आओ अब ज़रा लेट लो। मैंने पूछा, तुमने खाना खा लिया है? अभी खाती हूँ। तो खा लो, बस खाती हूँ, तुम यहाँ बैठो तो। मैं बीची सूजनी पर आ बैठा। उन्होंने दूर से ही 2 तकिए मेरे सामने डाल दिए। कहा, लेट न जाओ। मैंने कहा, लेट जाऊँगा। इस पर बिना कुछ कहे वे अवशिष्ट जूठी थाली को मांजने लगी। मांज कर फिर उसी थाली में खाना परोस कर लेकर मुझे अपनी ओर देखते हुए देखकर बोली, आओ अब साथ दोगे? मैंने कहा, मेरा साथ तो तुमने दिया नहीं। बोली, अब तुम साथ नहीं दे सकते?
मैंने कहा, देख लिया बुआ, तुम मेरा साथ नहीं चाहती, तुम्हारे साथ के लायक मेरा मुंह क्या मुंह है। कह करके थाली उठा एक कोने में चली गई। खा पी कर तभी के बर्तन तभी मंजने लगी। मैंने कहा, यह पोछा यह पीछे नहीं हो सकता। बोली, अभी 2 मिनट में सब हुआ जाता है। मैं उधर से आंख मोड़कर तकिया दवा करवट लेकर पड़ रहा। उस समय मैं यह भूल गया कि मेरा आने वाला कल इस आज की भांति नहीं होने वाला है, जाने वह कैसा हो। भूल गया कि कुछ देर बीते न बीते मुझे इस परिस्थिति से अपने को तोड़ लेना है। ऐसा मालूम हुआ या कि मैं यहीं यहाँ ही होने के लिए हूँ और इसके इधर उधर मेरे लिए कुछ भी स्वाभाविक नहीं रह गया है। कहाँ मेरा कॉलेज है, कहाँ विवाह की बातचीत, कहाँ माँ और अपने जीवन के मंसूबे। क्या वे सचमुच कहीं भी हैं? मानो कहीं कुछ न रहा। भविष्य की आवश्यकता ही मिट गई। जो है वही सब है, वह काल के अधीन है। यह तब ज्ञान ही न रहा। ऐसा भी न अनुभव हुआ कि वाद विवाद द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, सफाई तफसील द्वारा भरने के लिए कोई अंतर भी हमारी परस्पर की स्थिति के मध्य बाकी बचा हुआ हो। मानो सब कुछ ठीक है और हम दोनों का यहाँ इस विधि होना भी उस सब ठीक का ही भाग है, जो बिना त्रिकाल भेद के सदा सर्वदा वर्तमान है। उसी के निर्देश पर मानो मात्र वर्तमान होकर मैं वहाँ था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।